स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इसने दुनिया भर में, आप सोचिए, लाखों लोगों की पैसे को लेकर जो सोच थी ना, उसे बदला है। तो हमारे पास इस किताब के कुछ बहुत जरूरी अंश हैं और हमारा प्लान है कि इनमें जो पैसे को लेकर सोच है, जो मानसिकता की बात होती है, उसकी गहराई में उतरें, उसे परत दर परत खोल कर देखें। हम खास तौर पर देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग पिता, जिनकी सलाहें बिल्कुल उल्टी थी, वो हमें पैसे, सुरक्षा और सफलता के बारे में दो एकदम अलग रास्ते दिखाते हैं। ये सिर्फ अमीर बनने के टिप्स की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि पैसे को लेकर हमारी जो बुनियादी धारणाएं होती है ना, वो कैसे हमारी पूरी जिंदगी को एक शक्ल देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। हाँ, और ये सफर आज के टाइम में मुझे लगता है और भी जरूरी हो गया है। वित्तीय साक्षरता मतलब पैसे की समझ। अब ये कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है ना, ये तो एक बेसिक जरूरत बन गई है। और ये अंश हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं कि बचपन में हमने जो सीखा, हमारे आसपास की सोच और हमारी अपनी मेंटालिटी, वो कैसे हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखती है, चाहे हमें पता हो या ना हो। बिल्कुल। किताब की शुरुआत ही इसी कॉन्ट्रास्ट से होती है। दो पिता, दो अलग दुनियाएं। एक तरफ लेखक के अपने पिता हैं, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं। ये पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे, ऊंचे पद पर, मेहनत भी बहुत की, लेकिन सारी जिंदगी पैसों की तंगी से जूझते रहे। उनकी सलाह क्या थी? वो पारंपरिक रास्ता है ना, जिसपे शायद हम में से ज्यादातर लोग चलना सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सेफ नौकरी ढूंढो और बस मेहनत करो। हाँ। उनके लिए सबसे जरूरी थी जॉब सिक्योरिटी, नौकरी पक्की होनी चाहिए। सही। उनका मंत्र था, अच्छे से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर सको। फोकस पूरा था एक स्टेबल इनकम कमाने पर। और एक और दिलचस्प बात, वो अक्सर कहते थे, अरे मैं ये खरीद नहीं सकता। हाँ। और वो मानते थे कि घर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये सोच तो मतलब बहुत सुनी सुनाई लगती है ना। हाँ, ये बहुत ही कॉमन सोच है, गहराई तक बैठी हुई। गरीब पिता का जो नजरिया है, वो उस सिस्टम को दिखाता है जहां पढ़ाई का मेन मकसद एक अच्छा एम्प्लॉई बनना माना जाता है। बिल्कुल। इसमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी पर जोर है, जो कि बुरी बात नहीं है अपने आप में। लेकिन किताब यहाँ एक जरूरी सवाल उठाती है। क्या? कि अगर अच्छी पढ़ाई और कड़ी मेहनत ही कामयाबी की गारंटी है, तो फिर इतने सारे पढ़े लिखे मेहनती लोग वो आर्थिक रूप से इतने इनसिक्योर क्यों महसूस करते हैं या स्ट्रगल क्यों करते हैं? शायद जवाब इन्हीं हिस्सों में है। उनका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर रहता है। अच्छा। उस पैसे को संभालने, उसे बढ़ाने या उससे और पैसा बनाने पर नहीं। और ये जो एसेट और लायबिलिटी का कंफ्यूजन है ना, हाँ, संपत्ति और दायित्व वाला, बिल्कुल, वो इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे वो बात कि घर सबसे बड़ी संपत्ति है। इमोशनली शायद ये सच हो, हाँ, भावनात्मक रूप से तो है ही, पर फाइनेंशियल नजरिए से, जैसा किताब कहती है, अगर घर आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है, लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, टैक्स, हाँ, खर्चे ही खर्चे, तो वो असल में एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये उस मानसिकता को दिखाता है जहां हम सेफ्टी के नाम पर अनजाने में अपना फाइनेंशियल बोझ बढ़ा लेते हैं। और फिर ठीक इसके उलट कहानी में आते हैं अमीर पिता, लेखक के दोस्त के पिता। ये फॉर्मली ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शायद 8वीं पास भी नहीं, जैसा किताब में बताया है, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। वाह! उनकी सलाह बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, कुछ ऐसा करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनका जोर डिग्री पर नहीं था, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन पर था। ऐसी समझ जो स्कूल कॉलेज अक्सर नहीं सिखाते। सही। वो कहते थे, पढ़ो ताकि तुम ऐसी कंपनी खरीद सको जिसमें दूसरे लोग नौकरी करें। उनका ध्यान नौकरी ढूंढने पर नहीं था, बल्कि मौके बनाने और इन्वेस्ट करने पर था। यहाँ आकर कहानी एकदम एक अलग मोड़ लेती है। ये उस ट्रेडिशनल सोच को सीधी चुनौती देती है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। अमीर पिता का जो नजरिया है, वो पूरी तरह से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्रेन्योरशिप पर बेस्ड है। जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना का मतलब सिर्फ सेविंग करना या एफडी करना नहीं है। अच्छा, तो क्या है? इसका गहरा मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना, ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करना जहां आपका पैसा आपकी एक्टिव भागीदारी के बिना भी लगातार बढ़ता रहे और पैसा कमाए। मतलब पैसिव इनकम की तरह। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो क्रांतिकारी विचार आता है जो इस किताब का दिल है,
एसेट और लायबिलिटी के बीच का साफ अंतर समझना और उसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में लागू करना। ये सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि जो कमाया है उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करके और ज्यादा कमाने के बारे में है। और लेखक यही कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण सबक था जो अमीर पिता ने उन्हें सिखाया। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। एसेट यानी संपत्ति क्या है? किताब की परिभाषा बहुत सीधी है। हाँ, बहुत सरल। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ये कोई अकाउंटिंग की परिभाषा नहीं है, बल्कि कैश फ्लो पर आधारित है। बहुत प्रैक्टिकल। बिल्कुल। उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके? जैसे कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उससे हर महीने किराया आ रहा है। हाँ। स्टॉक या म्यूचुअल फंड जिनसे डिविडेंड मिल रहा है या मुनाफा हो रहा है। कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे और पैसा दे। हाँ, या फिर जैसे कोई किताब लिखी, उसकी रॉयल्टी आ रही है, या कोई पेटेंट है। मेन आइडिया ये है कि एसेट आपके लिए इनकम का सोर्स बने। सही। और फिर आता है लायबिलिटी, दायित्व। इसकी परिभाषा भी उतनी ही सीधी है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये वो चीजें हैं जो आपकी कमाई को कम करती हैं या आपके खर्चे बढ़ाती हैं। इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ है। घर का लोन जिसकी ईएमआई हर महीने जाती है। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण शायद यही है मध्यम वर्ग के लिए। बिल्कुल। कार का लोन और फिर उसका पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का खर्चा। क्रेडिट कार्ड का बिल जिस पे ब्याज लग रहा है। उफ। महंगे फोन, गैजेट्स जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है, और शायद उनके सब्सक्रिप्शंस या रिपेयर पे भी खर्च होता है। यहां तक कि कुछ ऐसी चीजें भी जिन्हें हम जरूरत समझते हैं, फाइनेंशियल नजरिए से लायबिलिटी हो सकती हैं अगर वो हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और जरूरी है वो ये कि किताब के अनुसार अमीर लोग अपना पैसा और अपना टाइम एसेट खरीदने और बनाने में लगाते हैं। उनका पूरा फोकस ऐसी चीजों को जमा करने पर होता है जो लगातार उनकी जेब में पैसा डालें। दूसरी तरफ गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर अपनी मेहनत की कमाई से लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें संपत्ति समझ लेते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी गलती है। वो बड़ा घर, वो नई चमचमाती कार, समाज में शायद ये सफलता की निशानी मानी जाए। हाँ, स्टेटस सिंबल। बिल्कुल, लेकिन अगर वो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जा रहे हैं और कोई इनकम नहीं दे रहे, तो वो आपको अमीर नहीं बना रहे, बल्कि आपकी फाइनेंशियल आजादी के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। तो अमीर पिता का तरीका क्या था? अमीर पिता का फलसफा कहता है कि पहले अपना एसेट वाला कॉलम भरो, उसे मजबूत करो, और फिर उन एसेट से जो इनकम आ रही है उससे अपने लायबिलिटीज या शौक की चीजें खरीदो, अपनी सैलरी से नहीं। अच्छा, मतलब पहले कमाओ, फिर उस कमाई से ऐसी चीजें खरीदो जो और कमा कर दें, और फिर उस कमाई से खर्चे करो। बिल्कुल, ये सोच का एक फंडामेंटल बदलाव है, खर्च करने के पैटर्न का बदलाव है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है कि हमारी आर्थिक किस्मत इस बात पर निर्भर करती है कि हम पैसा कहाँ लगाते हैं, एसेट में या लायबिलिटी में। तो अगर हम इन अंशों से निकले मुख्य सबकों को एक साथ रखें तो वो क्या होंगे? पहला और शायद सबसे बेसिक सबक, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है और ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, टैक्स कैसे बचाते हैं, ये सब हमें खुद सीखना होगा। अमीर पिता लगातार सीखने पर जोर देते थे। बिल्कुल, ये सबक हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठने से रोकता है और कहता है कि जाओ, सीखो, एक्टिवली ज्ञान लो। आप अपनी आर्थिक स्थिति के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। ज्ञान हासिल करना आपके हाथ में है। दूसरा बड़ा सबक, सिर्फ मेहनत करना या अच्छी सैलरी पाना काफी नहीं है। आपको अपने पैसे से काम करवाना सीखना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय इनकम के और सोर्सेज बनाने पर ध्यान देना और इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने पैसे को बढ़ाना। अमीर पिता कहते थे ना, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। ये मानसिकता का फर्क है, एक कर्मचारी की सोच और एक निवेशक या मालिक की सोच। हाँ, ये पैसे को काम पर लगाने वाली बात जो है वो पैसिव इनकम के महत्व को दिखाती है। ऐसी इनकम जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली टाइम न देना पड़े। यही तो फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है, क्योंकि ये आपको समय की आजादी देती है। तीसरा अहम सबक, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन सोच समझकर रिस्क लेना जरूरी है। किताब बताती है कि अमीर लोग भी डरते हैं। ऐसा नहीं कि वो डरते नहीं, लेकिन वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानकारी जुटाते हैं, रिस्क का अंदाजा लगाते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और फिर फैसला करते हैं। जबकि अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति डर के मारे मौके गंवा देता है। अमीर पिता मानते थे कि फेल होना सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है
उससे डर कर रुक जाना सबसे बड़ी फेलियर है। ये रिस्क लेने की बात अक्सर गलत समझी जाती है। इसका मतलब आंख बंद करके जुआ खेलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये है अपने फाइनेंशियल ज्ञान का इस्तेमाल करके मौकों को पहचानना और संभावित नुकसान को कम करते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत। ये डर को मैनेज करना और ज्ञान को अप्लाई करने का कॉम्बिनेशन है। चौथा, और ये मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, अपनी मानसिकता बदलें, खासकर वो मैं ये नहीं कर सकता वाली सोच। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। अमीर पिता हमेशा पूछते थे, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ या मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये छोटा सा भाषा का बदलाव दिमाग को मजबूर करता है कि वो समाधान खोजे बजाय कि हार मान ले। बिल्कुल। ये क्रिएटिव सोच और संभावनाओं को तलाशने का रास्ता खोलता है। और ये मानसिकता वाला पॉइंट, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं है। ये तो जिंदगी का एक फलसफा बन सकता है। हाँ, सही कहा। ये सिखाता है कि रिसोर्स की कमी को एक रुकावट मानने के बजाय उसे एक चैलेंज की तरह देखो जिसका हल निकाला जा सकता है। ये प्रोएक्टिव, समाधान ढूंढने वाला नजरिया है जो किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए जरूरी है। और पांचवां सबक जो इन सब को एक तरह से जोड़ता है, पैसा दिमाग का खेल है। अमीरी या गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस से तय नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे फाइनेंशियल ज्ञान का नतीजा है। अगर कोई अपनी सोच बदल ले, फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करे और उसके हिसाब से काम करे, तो वो अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकता है। सही कहा। ये इस बात को पक्का करता है कि बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अंदरूनी सोच और हमारे फैसले मायने रखते हैं। ये एक ताकत देने वाला मैसेज है कि कंट्रोल हमारे अपने हाथों में है, अगर हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर इन अंशों से कियोसाकी का जो असली संदेश उभरता है, वो यही है कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि ज्ञान और सोच में है। फाइनेंशियल आज़ादी पाने के लिए हमें उस पारंपरिक नौकरी करो, पैसा बचाओ वाली सोच से आगे बढ़ना होगा और एसेट बनाने, इन्वेस्ट करने और लगातार सीखते रहने पर ध्यान देना होगा। ये शायद धीमी प्रक्रिया हो, लेकिन टिकाऊ दौलत बनाने का रास्ता यही है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि सिर्फ कमाना सीखना काफी नहीं है। पैसे को मैनेज करना, उसे बढ़ाना और उसे अपने लक्ष्यों के लिए काम में लाना सीखना कहीं ज्यादा जरूरी है। किताब हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की कमान खुद संभालने और पुराने रास्तों पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है। हाँ, ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है कि हम पैसे के गुलाम ना बने, बल्कि उसे अपना सेवक बनाएं, ताकि हम वो जिंदगी जी सके जो हम सच में जीना चाहते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी, स्ट्रेटेजिक सोच और अनुशासन के साथ काम करें। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के कुछ प्रमुख विचारों पर हमारी आज की बातचीत। हमने दो पिताओं की अलग अलग सोच, एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क और फाइनेंशियल आज़ादी की राह पर फाइनेंशियल एजुकेशन और सही मानसिकता के महत्व को समझने की कोशिश की। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या? कि हमारी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम अनजाने में एसेट मान बैठे हैं, जबकि वो असल में हमारी जेब से पैसा निकाल रही हैं, यानी लायबिलिटी हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और इस एहसास के साथ वो पहला छोटा प्रैक्टिकल कदम कौन सा हो सकता है जिसे उठाकर हम अपनी फाइनेंशियल सोच और आदतों को अमीर पिता के सिद्धांतों के थोड़ा और करीब ला सकें। ये छोटा सा आत्मविश्लेषण शायद हमारी फाइनेंशियल यात्रा का एक नया चैप्टर शुरू कर सकता है।